हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं अ, हमारे मैनेजमेंट की जो 14 प्रिंसिपल थे, जो हमारे हेनरी फेयल ने दिए थे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है कि वर्क को डिवाइड कर लेना। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा हेनरी फेयल था वो बोलता है कि वोल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सम टास्क और यूनिट, कि हमें काम को डिवाइड कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन। कि सारे वर्क को एक पर्सन की देने की बजाय हमें उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि अगर पूरा काम एक आदमी करेगा तो वो नहीं कर पाएगा उसके अच्छे ढंग से। अगर वही काम हमने डिवाइड कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में तो इजीली हो जाता है। जैसे उसने एग्जांपल दिया था कि जैसे कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, तो एक पर्सन को बोला गया कि वो काट दे, टू कट द वुड, एंड दूसरे को बोला कि आप जॉइन कर दो, फिर कोई पॉलिश कर देगा, कोई उसे फिनिशिंग टच देगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, काम बहुत इजीली हो जाएगा। और अगर एक आदमी बार बार किसी काम को करेगा तो उसमें बिल्कुल एफिशिएंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मीन्स होता है कि कोई भी डिसीजन लेने की हमारी पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमें उस टाइम जॉब को जो हमें असाइन की गई है उसे टाइम से पूरा करना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हम्म, ना तो अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि इफ़ अ पर्सन इज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट इन 1 वीक टाइम बट इज़ नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। क्या दिया गया है कि एक पर्सन को अगर 100 यूनिट बनाने का काम दिया गया 1 वीक में, बट उसे अगर ये अथॉरिटी ही नहीं दी गई कि वो रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है, तो क्या कोई आदमी बिना रॉ मटेरियल के क्या कुछ बना पाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई काम दिया जाता है तो उसको करने के लिए हमारे पास वो अधिकार भी होनी चाहिए, तभी हम उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उसको पूरा करेंगे। फिर थर्ड हमारा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है कि वो जनरल रूल्स और रेगुलेशन जो सिस्टमेटिक वर्क करने में हेल्पफुल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इसमें हमारी बात इसका मतलब ये नहीं है कि डिसिप्लिन डज नॉट मीन ओनली रूल्स एंड रेगुलेशन। कि खाली रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, बट इट ऑल्सो मीन डेवलपिंग कमिटमेंट इन द एम्प्लॉय टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टुवर्ड इच अदर। कि एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज़ के प्रति। मान लो कि एम्प्लॉय है, अपनी पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहा है कंपनी के टुवर्ड, बट क्या कंपनी की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की ये ड्यूटी नहीं बनती क्या वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट कर दें, प्रमोशन कर दे, उन्हें वेज थोड़ी बढ़ा के दे दे। तो ये है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व बनता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। ये तो हमें भी पता है कि हमें अगर एक हमारा बॉस होगा और उसी से हमें ऑर्डर मिलेंगे तो हम काम को उसके अकॉर्डिंग कर पाते हैं। लेकिन मान लो अगर हमारे 2-3 बॉस हैं, तो क्या हम उस काम को, हमें यही नहीं समझ में आएगा कि हम किसका ऑर्डर पहले माने और किसका ना माने। जैसे कि इसमें इसमें दिखाया गया है कि जैसे एक है हमारा, 5 हमारे वर्कर हैं और उनके ऊपर एक हमारा बॉस है, तो क्या सभी एक ये ऑर्डर दे रहे हैं तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। मान लो इसमें हमारे 3 बॉस हैं, ये हमें कुछ बोल रहा है, ये हमें कुछ बोल रहा है, ये हमें कुछ बोल रहा है, तो हम इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसका काम पहले करके दें और वो काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं वो उसमें यूनिटी होनी चाहिए, कि जो हमारा गोल है वो एक होना चाहिए। कि ऑल द मेंबर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड वन गोल। वो एक ही गोल की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक गोल होगा तो ईच डिपार्टमेंट एंड ईच ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव, तो वो उसे अच्छे से पूरा कर पाएंगे। उसके बाद है सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसेट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द employees are working with some objective and there is always an objective of organization। कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है
उसी दिशा में हमारा इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करने में लग गए और हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भूल गए। ठीक है। उसके बाद आएगा रेमुनरेशन ऑफ पर्सन, कि हर कोई काम करता है, वो अपनी रेमुनरेशन होता सैलरी, तो हर कोई हो तो पैसे के लिए काम करता है, सैलरी के लिए काम करता है। तो इस प्रिंसिपल ने हेनरी फ्यूल ने कहा था कि एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडवोकेटली टू गिव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि वो सैलरी देनी चाहिए जो उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके। ठीक है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ आर अंडर पेड, अगर उन्हें कम पे किया जाएगा तो दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं होंगे। एंड एक जो अनसेटिस्फाइड पर्सन होता है वो कभी भी अपने पूरे मैक्सिमम उससे काम नहीं कर सकता। ठीक है। और फिर क्या होगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर, तो ज़्यादा छुट्टी लेने लगेगा। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक एम्प्लॉय को उसकी कार्य करने की क्षमता के हिसाब से पूरा रेमुनरेशन देना चाहिए। सेवन्थ है, सॉरी, एट्थ है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन होता है कि सेंट्रलाइजेशन रेफर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी और पावर इन फ्यू हैंड एट द टॉप लेवल, कि टॉप में कुछ अधिकारी हैं उनके पास पावर है वो। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल को हमने दे दी। ठीक है। लेकिन जो फ्यूल है वो कहता है कि कंपनी को ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। क्योंकि मान लो छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी में दो तीन हमारे क्या बोलते हैं उनको, दो तीन टॉप लेवल के मैनेजर हो गए, मान लो वो संभाल लेंगे। लेकिन अगर बड़ी लार्ज कंपनी है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या उसमें दो तीन संभाल पाएंगे? तो लार्ज जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन की हर एक लेवल पर पावर देनी होगी। ठीक है।